हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स का ये एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी बेस्ड हो या फिर वो एनवायरनमेंट बेस्ड। सो इन टॉपिक्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो लोकेशन है, उसकी जो थ्योरी है, और हर स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लिस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और हर बायोस्फीयर रिजर्व की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की थ्योरी से। तो इंडिया में ओवरऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो, इन जनरल क्या है, ये आपको पता भी है कि इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एंड नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। इस प्रोटेक्टेड एरिया में बहुत जगह तो ह्यूमंस का आना भी अलाउड नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको इन एरियाज में स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है। बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो कि इन फॉरेस्ट में बहुत सालों से रहते आ रहे हैं, और गवर्नमेंट को इको टूरिज्म भी प्रमोट करना है। गवर्नमेंट को इको टूरिज्म भी प्रमोट करना है इन जगह। तो अगर आपने इन सबको ब्लॉक कर दिया कंप्लीटली, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो क्या करा जाता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, जिसमें 3 मेन ज़ोन्स बना दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बीच में तो कोई नेशनल पार्क होगा, या ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ एक नेशनल पार्क हो, 2-3 नेशनल पार्क हो सकते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, एक टाइगर रिज़र्व होता है, जो आस-पास हो सकता है ऐसा हो भी ना। एक नेशनल पार्क है, उसके आस-पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो या तो ग्रुप ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिज़र्व्स, इनको ग्रुप कर देते हैं, या फिर कोई इकलौते नेशनल पार्क को पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो जो अंदर वाला एरिया है नेशनल पार्क का, वो तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो ह्यूमन्स का जाना मैक्सिमम केसेज़ में अलाउड नहीं होता। तो क्या करा जाता है, इस एरिया को कोर एरिया बोल दिया जाता है। ये कोर एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स को मिलती है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों को रिसर्च करनी है, ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो इसके बाद 2 और एरिया बना देते हैं। एक इसके बाद एक और एरिया बनता है, एंड फाइनली एक और एरिया बन जाता है। तो बीच वाला जो एरिया है वो तो कोर एरिया हो गया। उसके बाद एरिया बनता है बफर एरिया। बफर एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि कोर एरिया को बाकी बचे हुए एरिया से दूर रखता है। और फाइनली ये जो लास्ट वाला रीजन है, ये होता है ट्रांजिशन जोन। क्योंकि देखो, आप नेशनल पार्क से जितना दूर आओगे ना, तो यहाँ पे लोगों के घर आ जाएंगे, सड़कें आ जाएंगी, बिल्डिंग्स आ जाएगी, फैक्ट्रीज आ जाएंगी, ठीक है? तो ये जो फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, इसको कोर एरिया से दूर रखने के लिए ट्रांजिशन जोन बनाया जाता है। तो ये 3 ज़ोन्स में एक नेशनल पार्क के आसपास क्या है, एक ये राउंड सर्कल्स में बना दिए जाते हैं। एक्चुअली कंप्लीटली सर्कल्स नहीं होते, ये तो बस एक बनाने का एक तरीका है। सपोज़ गवर्नमेंट को लगा कि क्योंकि 2-3 नेशनल पार्क मान लेते हैं आस-पास थे, 2 नेशनल पार्क और 1 टाइगर रिज़र्व, ये काफ़ी पास हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन तीनों को मिला के एक कोर एरिया बना देगी। गवर्नमेंट ने इन तीनों को मिला के एक कोर एरिया बना दिया। फिर इसके पास एक उन्होंने एक बफर ज़ोन बना दिया, और उसके बाहर सबसे एंड में उन्होंने एक क्या करा, ट्रांज़िशन ज़ोन बना दिया। तो ऐसे भी आपका ये जो पूरा तीनों का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो ये राउंड्स हैं, या ये रीजन्स हैं, इन तीनों को मिला के एक बायोस्फीयर रिज़र्व बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि बायोस्फीयर रिज़र्व बनाया क्यों जाता है, और ये होता क्या है? बेसिकली ह्यूमन्स का जो इंटरैक्शन है, उसको अलाउ करने के लिए बायोस्फीयर रिज़र्व बनता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड फॉर्मेट में ही होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ है, इंडिया में ओवरऑल कितने बायोस्फीयर रिज़र्व हैं? हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं। एंड डेफ़िनिटली ये जो लार्जर एरियाज़ को कंबाइन करा जाता है, और ये एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिज़र्व से डेफ़िनिटली बड़ा होता ही है। ये काफ़ी ऑब्वियस है। तो प्रोटेक्शन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फौना को तो दी जाती है, साथ में बायोस्फीयर रिज़र्व में ह्यूमन कम्युनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कोई ट्राइबल्स हो गए, जो कि बहुत सालों से इन रीजन्स में रहते थे, तो उनको भी थोड़ी बहुत राइट्स दी जाती है। तो बायोस्फीयर रिज़र्व से क्या होता है, जो ओवरऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें से 12 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अलग से रिकॉग्नाइज़ करा है। मतलब इंडिया ने तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनमें से 12 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अलग से, उसका एक प्रोग्राम चलता है एमएबी। एमएबी का फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।
तो यूनेस्को का अलग से एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर रिकॉग्निशन दी है 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग वाले ये जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको स्टडी कर लेंगे, उसके बाद जो बचे होंगे 6 उनको भी हम देख लेंगे। क्योंकि इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। जो अब तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं बाय द वे। तो और इंडिविजुअल जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी डिटेल्स पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, वो बायोस्फीयर्स के साथ हम देखते हैं। तो 3 टाइप के एरियाज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था। कोर एरिया, उसके बाहर बफर ज़ोन एंड फाइनली सबसे एंड में होता है ट्रांजिशन ज़ोन। सो कोर एरिया सबसे प्रोटेक्टेड होता है। मतलब ये जो ऑलरेडी कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, उसको कोर एरिया मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे बस साइंटिफिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट है, इसलिए बहुत ही कम ह्यूमन्स को यहाँ पे एंट्री दी जाती है, ठीक है? एंड डेफिनिटली कोई नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, ये है। फिर आता है बफर ज़ोन। अब बफर ज़ोन में कुछ चीज़ें अलाउड होती है, बहुत ही लिमिटेड टूरिज़्म अलाउड होती है। जो ट्राइबल्स हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ट्राइबल आपको ना सेटलमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे बफर ज़ोन में। ठीक है? ट्राइबल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ट्राइबल्स ह्यूमन्स होते हैं ना, ऑब्वियसली, तो आप उनको ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बोल सकते हो, ट्राइबल सेटलमेंट्स भी बोल सकते हो। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स इन 3 में से किस ज़ोन में अलाउड है? तो कोर एरिया में तो सेटलमेंट अलाउड नहीं है। कोर एरिया में ह्यूमन जा सकते हैं बट वो भी बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेज़ में। सेटलमेंट्स बफर ज़ोन में अलाउड हो जाते हैं, लेकिन वो भी कोई रैंडम सेटलमेंट नहीं, ट्राइबल्स का ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होता है, ठीक है? और यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चलता है, पूरे इकोसिस्टम को वापस रिवाइव करना, पेड़ लगाना, एनिमल्स का सेंसस करना, ये सारी चीज़ें। फिशिंग, ग्रेजिंग ये भी अलाउड होती है, लेकिन सिर्फ लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, नॉर्मल लोग यहाँ पे जाके फिशिंग नहीं कर सकते। और बाद में आता है ट्रांजिशन ज़ोन, जो कि इस पूरे जंगल को, जो सड़कें हैं, बिल्डिंग है, कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे दूर रखता है और एक ट्रांज़िशन ज़ोन बीच में बना दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे तो ये ट्रांज़िशन ज़ोन ऐसा है, जहाँ पे इवन एग्रीकल्चर भी अलाउड है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बफर ज़ोन में ऐसा कोई एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है। जो ट्राइबल्स हैं, सारे तो नहीं बट काफ़ी ट्राइबल्स एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चर करते भी नहीं हैं। वो थोड़े हंटर गैदरिंग करते हैं या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, ठीक है? तो ट्रांज़िशन जब बफर ज़ोन में ही सेटलमेंट्स अलाउड हो गई, तो ट्रांज़िशन ज़ोन में भी सेटलमेंट्स तो अलाउड होगी ही, क्योंकि ये तो कोर एरिया से और ज़्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे टूरिज़्म स्पॉट्स आपको मिलेंगे, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूरिज़्म होटल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें ट्रांज़िशन ज़ोन में देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये तीनों का पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो, बीच में कोर, उसके बाद बफर और एंड में ट्रांज़िशन ज़ोन। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई है, उन पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व को। एक-एक करते-करते मैं आपको हर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताऊँगा, जिन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इससे आपका जो पूरा टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको कहा, पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व, जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हम डिस्कस करेंगे, ये वो होंगे जिन पे जो बेसिकली मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं यूनेस्को के। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक 90 डेज़ प्रीलिम्स प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स 2025 है, ये बहुत पास आ चुका है। तो इसकी रेगुलर डेली टेस्ट सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं, और इसको आपको जॉइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ऑलमोस्ट डेली। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो लोकेशन बेस्ड प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड कहाँ है? इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आप इस मैप पर भी देखो, तो ये साउथ ऑफ इंडिया में है, और कहाँ पर है? देखो, ये है केरला स्टेट। इसके राइट हैंड साइड में, मतलब ईस्ट में है तमिलनाडु, और इसके ऊपर नॉर्थ साइड में है कर्नाटका। तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत ही बड़ा एरिया है, ह्यूज एरिया है, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे नेशनल पार्क्स, छोटे-छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, इन सबको मिला के ये एक पूरा बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। और इसमें इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि पहली बात तो ये लोकेटेड कहाँ है? दूसरी चीज़, इसके अंदर कौन-कौन से नेशनल पार्क्स इंक्लूडेड हैं? तो ये आपको इसी तरह से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो तमिलनाडु, क्योंकि मैंने आपको बताया तीनों स्टेट में है, यहाँ पे केरला आ गया, यहाँ पे तमिलनाडु आ गया, और यहाँ पे आ गया कर्नाटका। तो तमिलनाडु में 3 है, मदुमलाई, मुखर्ती एंड
सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, मुकुर्ती एंड मदुमलाई, ये तीनों जो नेशनल पार्क्स हैं, ये तमिलनाडु की साइड हैं, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा कर्नाटक में कौन से हैं? नागरहोल एंड बांदीपुर, ठीक है? कर्नाटक में है नागरहोल एंड बांदीपुर एंड फाइनली केरला में है साइलेंट वैली, अरालम, वायनाड एंड करीमफुजा। तो ये चारों भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आप देख सकते हो ये टोटल जितने भी ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ना, इन सबको अगर आप मिला दो, तो ये एक बायोस्फीयर रिज़र्व बन गया और इसी को बोला जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 2 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि जो बायोस्फीयर रिज़र्व है नीलगिरी, इसमें कौन-कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो उसमें कोई स्टेट का ऑप्शन नहीं होगा। उसमें बस ये ऑप्शन होंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे। उनको आपको एलिमिनेट करना है और इनको आपको सेलेक्ट करना है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है या दूसरी टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन एक दे देंगे, जहाँ पे यहाँ पे तमिलनाडु लिखा होगा, कर्नाटक लिखा होगा, केरला लिखा होगा और आपसे सामने कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखकर वो आपसे पूछेंगे कि आप इनको मैच करो। इस टाइप से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चंस को फ्रेम करा जा सकता है यहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाई आपको हर स्टेट वाइज़ भी इसको ध्यान रखना है और ये सारे नीलगिरी के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई नो नीलगिरी बहुत डिफ़िकल्ट है याद रखना, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है और क्या है, इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। तो इसमें अगर आप मेहनत कर लोगे तो ये चीज़ आपको याद रहेंगी। ठीक है? तो अगर आप इस मैप को देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क आपको दिख रहा है। यहाँ पे मधुमलाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। ठीक है? तो इस मैप में आप देख सकते हो कि कितने सारे ये ऐसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके एक पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व बनता है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर एरिया में तो ख़ैर सिर्फ़ जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको ही प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जो बफर ज़ोन्स हैं, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो ये जो नीलगिरी एरिया के बफर ज़ोन में कौन-कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो ये हैं। तो नीलगिरी एरियाज़ में जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका नंबर भी सबसे ज़्यादा है और जो ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, उनका नंबर भी सबसे ज़्यादा है। एंड आगे जब हम और भी बायोस्फीयर रिज़र्व डिस्कस करेंगे, तो उनको याद रखना बहुत ही ईज़ी होगा। ठीक है? तो ये बस आपको नीलगिरी में ही थोड़ी-सी मेहनत करनी है, ये याद रखने के लिए, क्योंकि ये ना डायरेक्टली क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपसे कुछ ट्राइबल्स का नेम दे देंगे, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर ही ट्राइबल्स का नेम लिखा होगा और पूछेंगे ये जो ट्राइबल्स हैं, ये किस बायोस्फीयर रिज़र्व में मिलते हैं? और ऑप्शन में यहाँ पे पन्ना लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा अगस्त्य मलाई, यहाँ पे लिखा होगा नीलगिरी, तो आपको नीलगिरी को टिक करना है। और ये कौन से हैं? ये है बड़ागा, टोडा, कोटा, इरुला, कुरुम्बा, अड़ियन एंड चेट्टी। अच्छी बात ये है कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आप आर्ट एंड कल्चर में लैंग्वेजेस जब पढ़ोगे या फिर ट्राइबल ग्रुप्स का अलग से आप पर स्टेट, हर स्टेट में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ऐसे पढ़ोगे ना, तभी बार-बार टॉपिक आपके सामने आएगा। तो आप इसको ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व में ये ट्राइबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरी दूसरा बायोस्फीयर रिज़र्व ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो टेक्निकली तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क था, है ना? मैंने कहा एक नेशनल पार्क को पकड़ा, उसके अराउंड एक बफर ज़ोन बना दिया और एक ट्रांज़िशन ज़ोन बना दिया। तो ये पूरा बायोस्फीयर रिज़र्व बन गया। बीच में तो क्या है, एक नेशनल पार्क ही है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क के अराउंड जो बायोस्फीयर रिज़र्व बना है, उसका नाम नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व रख दिया, सिंपल, ठीक है? तो ये क्या है, नंदा देवी एक बहुत ही हाई पीक है उत्तराखंड के अंदर। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो बायोस्फीयर रिज़र्व है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे भी वो क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड के अंदर है एंड इसमें सिर्फ नंदा देवी नेशनल पार्क नहीं है। नंदा देवी नेशनल पार्क के अलावा इसमें वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है। इन दोनों को मिला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व बन जाता है, ठीक है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क प्लस वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इक्वल्स टू नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व एंड यहाँ से ऋषि गंगा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस नेशनल पार्क से, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या किस बायोस्फीयर रिज़र्व से कौन-सी रिवर गुजरती है? इस टाइप से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। और ऐसे भी अलग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनमें से वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं। ये जो नंदा देवी है, जो मैंने आपको बताया ना, जो पहले 12 हम बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं यूनेस्को के। तो नंदा देवी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तो है ही, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है और वो टैग भी यूनेस्को ही देता है। ये भी आपको अलग से ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ मिलते हैं, तो यूजुअली इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी स्पीशीज़ इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिलती है, ठीक है? इस टाइप से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इन स्पीशीज़ का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो नंदा देवी में जो बहुत फेमस है वो है हिमालयन मस्क डियर जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देन मेनलैंड सेरो जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है और ये है मेनलैंड सेरो, ठीक है? देन फाइनली हिमालयन टार और ये एक नियर थ्रेटन कैटेगरी में आती है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स इंक्लूड करी है ताकि आपको थोड़ा याद भी रहे विजुअली, बट आपको इनके आईयूसीएन स्टेटस याद रखने हैं एंड ये किस नेशनल पार्क में या किस बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी कॉमन है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? अब चलते हैं नो क्रेक नेशनल पार्क। ये भी जो 12 हमारे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोजेक्ट है यूनेस्को का, उसका एक पार्ट है और नो क्रेक नेशनल पार्क ये मेघालय के गारो हिल्स में एग्जिस्ट करता है। मेघालय में 3 जो हिल्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो ऑप्शन में अगर आपको मेघालय याद रहेगा ना, तो वो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे कि वो इनमें से किस हिल रेंज में है। तो आपको ध्यान रखना है ये गारो हिल्स में है, खासी और जैंतिया में नहीं है, ठीक है? और इन हिल्स के नाम बाय द वे इन ट्राइबल ग्रुप्स के नाम पे बने हैं। जैसे गारो ट्राइब गारो हिल्स पे रहती है, खासी ट्राइब खासी हिल्स पे रहती है। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। नोकरेक जो नेशनल पार्क है ये रेड पांडा के लिए बहुत फेमस है। एक्चुअली इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, यहाँ पे रेड पांडा बहुत पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी है और भी डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रेड पांडा मिलता है। और यहाँ पे मेघालय के अंदर भी रेड पांडा मिलता है और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में। तो अब हम बहुत ज़्यादा साउथ में आ चुके हैं। गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी के लिए भी, ठीक है? सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, ज्योग्राफी के लिए भी आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार के अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे, तो यहाँ पे है लैकाडिव सी, ठीक है? और अगर आप उसके नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा पार्क स्ट्रेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और भी ज़्यादा आप वेस्ट में और भी ज़्यादा आप ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार के साउथ वेस्ट में है लैकाडिव सी और नॉर्थ ईस्ट में है पार्क स्ट्रेट और भी ज़्यादा ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहीं पे लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। फाइन। और ये काफ़ी शैलो एक रीजन है। शैलो रीजन है तो क्या है? देखो सपोज़ ये ज़मीन है और उसके ऊपर ये पानी है। अगर ये पानी बहुत ज़्यादा डीप हुआ ना, तो जो सनलाइट है, पानी बहुत ज़्यादा डीप है, तो जो सनलाइट है, वो ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती। लेकिन बहुत ही शैलो है, तो क्या है? ये पानी काफ़ी शैलो है, तो सनलाइट आराम से ज़मीन तक पहुँच पाएगी। जब ज़मीन तक एक समुद्र की बॉडी के नीचे ज़मीन तक सनलाइट पहुँच जाती है, तो वहाँ पे पेड़ भी उग सकते हैं। तो इससे ये जो पूरा रीजन है ना बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स हो जाता है और अच्छी बात होती है ये। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक शैलो बे है, ये हमने देख लिया। और यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, एक है अ, थमीराबरानी और एक है वाइपर। ये दोनों रिवर्स गल्फ ऑफ मन्नार में ड्रेन करती हैं। देखो आई नो ये थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये दोनों जो रिवर्स हैं, ये गल्फ ऑफ मन्नार में ड्रेन करती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का ही नहीं, बट इन जनरल प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसका भी क्वेश्चन है, ठीक है? वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और यहाँ पे डुगोंग मिलता है जो कि एक सी काऊ है, इस तरह से कुछ ये दिखता है और जो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल। उसके बाद सुंदरबंस। सुंदरबंस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये हमें पता भी है। सुंदरबंस 3 रिवर्स को मिला के एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। देखो इस डायरेक्शन से तो आ रही है गंगा रिवर, इस डायरेक्शन से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर और यहीं पर एक और रिवर आ रही है मेघना रिवर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, बांग्लादेश में एंटर करती है और इसका नाम बन जाता है जमुना। गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम बन जाता है पद्मा। और यहाँ पे साइड में एक मेघना रिवर भी आती है। तो इन 3 रिवर्स के मिलने से यहाँ पे ये सारी रिवर्स मिलती हैं और एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में ये सारी रिवर्स ड्रेन हो जाती है। अब क्योंकि इतना बड़ा डेल्टा है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच ये रीजन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। इन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो बंगाल टाइगर है वो भी रहता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और बंगाल टाइगर का जो आईयूसीएन स्टेटस है, वो है एंडेंजर्ड।
बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है? तो ये जो सुंदरबंस है ये इकलौता एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। मतलब 4 छोटे-छोटे रीजन्स को मिला के एक सुंदर बंस बायोस्फीयर रिज़र्व बनाया गया है। और ये जो सुंदरबंस है, ये डेफ़िनेटली जो यूनेस्को का एमएबी प्रोग्राम है, उसके अंदर तो आते ही हैं, क्योंकि वही तो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। लेकिन साथ में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक स्टेटस मिला हुआ है। तो जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। ऐसे कौन-कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है? इनका अलग से आपको याद रखना है। इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इनका नाम याद रखना बहुत ईज़ी है। सुंदरबन वेस्ट, सुंदरबन साउथ, ये दोनों कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और सुंदरबन ईस्ट भी। इंडिया का सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो कि इस पूरे सुंदरबन इकोसिस्टम का पार्ट है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम इंडिया के आइलैंड्स पर आ गए। तो इंडिया का जो एक बहुत ही फेमस आइलैंड एक आर्किपेलागो है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड साउथ में है। निकोबार आइलैंड्स में अगर आप और ज़्यादा ज़ूम करोगे, तो यहाँ पे आपको एक और आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार पे 2 बहुत बड़े नेशनल पार्क हैं। ग्रेट निकोबार पे 2 बहुत बड़े नेशनल पार्क हैं। एक तो ये है कैंपबेल बे, ये आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहा होगा। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, और नीचे की साइड क्या है? गलाथिया बे नेशनल पार्क। तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, जो कि अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है, उसके नॉर्थर्न साइड पे क्या है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क, और उसके सदर्न साइड पे है गैलाथिया बे नेशनल पार्क। और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो बन जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल, काफ़ी सिंपल है, इसको याद रखना। ठीक है? तो यहाँ पे जो कैंपबेल बे है वो थोड़ा-सा बड़ा है गैलाथिया बे से। इतना आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, निकोबारीज़ एंड शोम्पेन। निकोबारीज़ तो याद रखना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ग्रेट निकोबार का नाम काफ़ी सिमिलर है इससे। शोम्पेन आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क की तरफ। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में है, और ये मयूरभंज एलिफेंट टाइगर रिजर्व का बेसिकली एक तरह से पार्ट भी है। तो है क्या कि देखो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है अपने आप में। ठीक है? एक मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखाई देता हूँ। ये चीज़ें मैं छोटा-सा बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है? तो यहाँ पे हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे कुलदीहा है, और यहाँ पे सिमलीपाल है। इन तीनों को मिला के एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। क्योंकि सिमलीपाल सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा फेमस भी है, इसलिए इसी के नाम पे बायोस्फीयर रिजर्व का भी नाम है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें हैं, और इन तीनों को मिला के मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी बन जाता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व में कौन से आते हैं, वो भी पूछा जाता है। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, और दोनों ओडिशा में है। इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस 2 रेंजेज़ हैं। एक है विंध्यन माउंटेन की रेंज, जो कि थोड़े से नॉर्थ में है, और उसके साउथ में है सतपुरा माउंटेन रेंज। तो सतपुरा माउंटेन रेंज के अंदर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लाई करता है। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसके खुद के अंदर 3 वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। देखो, एक तो याद रखना, 2 याद रखना बहुत सिंपल हो गया। एक तो सतपुरा नेशनल पार्क। अब देखो, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सतपुरा रेंज पर ही है, तो उसके अंदर सतपुरा नेशनल पार्क भी है। बहुत ईज़ी हो गया याद रखना। फिर यहाँ पे पंचमढ़ी सेंचुरी भी है, ये भी बहुत ईज़ी हो गया याद रखना। एक ही बस आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, बोरी सेंचुरी। क्या ध्यान रखना है? बोरी सेंचुरी। इन तीनों को मिला के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ये, वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और ये आपको तीनों ऑप्शंस में दिखेंगे। इनके स्टेट भी पूछ सकते हैं, माउंटेन रेंज भी पूछ सकते हैं, जो रिवर जा रही है वो भी पूछ सकते हैं, कौन-सी ट्राइब रह रही है वो भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन्स फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन हर बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। देन कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक रीजन है, जिसे हमने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। वो एक नंदा देवी माउंटेन पीक पर है। वैसे ही जो कंचनजंगा है, ये भी एक बहुत बड़ी माउंटेन पीक है। ठीक है? तो ये वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि सिक्किम में है, और यहीं पर कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क के अराउंड ही एक बायोस्फीयर रिजर्व को बना दिया गया है। ये भी एक और ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि ना तो सिर्फ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है, प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। ठीक है? और इसको मिक्स्ड हेरिटेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एनवायरमेंटली हेरिटेज साइट नहीं है,
मतलब एनवायरमेंटली हेरिटेज साइट तो है, साथ में कल्चरली भी ये एक हेरिटेज साइट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इसको टाइटल दिया गया है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इस मैप पे आप देख सकते हो, देखो नीलगिरीज तो काफ़ी ऊपर है। इंडिया में काफ़ी साउथ पे है, बट अगर आप साउथ इंडिया की थोड़ी बात करोगे तो काफ़ी कंपैरेटिवली ऊपर है। यहाँ पे ये एक लाइन जा रही है, जो मैंने यहाँ पे बना दी। तो यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे केरला। तो इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे नीलगिरीज़ था। लेकिन अगर आप और भी साउथ जाओगे, तो एकदम नीचे आपको मिलेगा अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई का कुछ पोर्शन केरला में है और थोड़ा-सा पोर्शन तमिलनाडु में है। तो केरला वाला जो पोर्शन है, वो तमिलनाडु से ज़्यादा है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और यहाँ पे भी कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो इंक्लूडेड हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना ही पड़ेगा एंड इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कलक्कड़, नेय्यर, पेपर एंड शिंदुरी, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊँगा ये आपके काम कैसा आएगा। ये डेफ़िनिटली इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगस्त्य-मलाई बायोस्फीयर रिज़र्व के अंदर कौन-कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए। नॉर्थ में उन्होंने सपोज़ लिख रखा है नागरहोल, या फिर ऑप्शन में लिख रखा है नागरहोल, और एक और ऑप्शन है जिसमें लिख रखा है लेट अस से पेपरा, और 2-3 और बायोस्फीयर रिज़र्व है। यहाँ पे लिखा है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है सिमलीपाल। अब इन चारों को आप उन्होंने दे दिया आपको। उन्होंने पूछा कि आप इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। प्रीलिम्स में इस टाइप से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। वो आपको इन चारों प्रोटेक्टेड एरियाज़ का नाम देके पूछेंगे, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। आपको पता है सिमलीपाल ओडिशा में है, और अगर ये इंडिया का मैं मैप बनाऊँ तो ओडिशा समवेयर यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया। फिर जो वैली ऑफ फ्लावर्स है तो काफ़ी ऊपर है, तो ये काफ़ी ऊपर है तो सबसे नॉर्थ में वैली ऑफ फ्लावर हो गया, फिर सिमलीपाल आएगा। फिर 2 और है, ये एक तो उन्होंने आपको पेपरा दे दिया, एक उन्होंने आपको नगरहोल दे दिया। अब क्योंकि आपको मैप से पता है कि नगरहोल जो है वो नीलगिरी का पार्ट है, और जो पेपरा है वो अगस्त्यमलाई का पार्ट है, और नीलगिरी अगस्त्यमलाई से के नॉर्थ में है। तो इस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है? तो द थिंग इज़ कि ये आप पहली बार नहीं पढ़ोगे और ना ही आखिरी बार। आप इनको नेशनल पार्क में भी पढ़ोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पढ़ोगे, इस अरेंजमेंट में भी पढ़ोगे, तो ये आपको धीरे-धीरे याद हो जाएगा सारी चीज़ें, रिवाइज़ करने पे, और डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ में, डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर आप इनको पढ़ोगे, तो इनको याद रखना बहुत ईज़ी हो जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का था। देन अचानकमर एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश और इस साइड है छत्तीसगढ़, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक अमरकंटक प्लेटू है, बहुत ही बड़ा प्लेटू है, यहाँ पे छोटी-छोटी पीक्स भी है, माउंटेन पीक्स भी हैं, तो इनको मिलाकर एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया है। एंड यहाँ पे बॉक्साइट रॉक्स मिलते हैं। बॉक्साइट्स में क्या होता है? एल्यूमीनियम, ये भी आपको याद रखना है। एल्यूमीनियम यहाँ से आप प्रोक्योर करते हो बॉक्साइट से। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट सही है? और 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे। एक स्टेटमेंट में कुछ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में रेड पांडा मिलता है। फिर यहाँ पे लिखा होगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बॉक्साइट मिलता है। बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कहाँ पे मिलता है? अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। उसके लिए काफ़ी फेमस है। उसके अलावा इस रीजन में ना, इस रीजन में एक छोटा-सा हिल भी है, जिसका नाम है मायकाल हिल। तो मायकाल हिल यहाँ पे है। फिर विंध्यान और जो सतपुरा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया विंध्यान रेंज ऊपर की साइड है, सतपुरा नीचे की साइड है। लेकिन जितना आप राइट जाओगे, ईस्ट जाओगे, ये थोड़े पास आते जाता है, और यहाँ पे एक मायकाल हिल भी रेंज है। तो इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पर ही एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। एंड फाइनली पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। पन्ना नेशनल पार्क के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये है पन्ना नेशनल पार्क। अब आपको ना एक यहाँ पे एक ये रिवर जाती हुई दिख रही है। ये जो रिवर है इसका नाम है केन रिवर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि केन रिवर, या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पन्ना नेशनल पार्क में से कौन-सी रिवर होके जा रही है। अब देखो ये जो रिवर है जा रही है, और ऊपर की साइड एक और आपको सेंचुरी दिख रही है, केन घड़ियाल सेंचुरी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पन्ना नेशनल पार्क के आसपास कौन-सी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किसी भी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जो खाजुराहो जगह है वो भी इस पूरे इकोसिस्टम के काफ़ी पास है, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने खाजुराहो टेम्पल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया था, और यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक न्यू रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है? केन बेटवा, यहाँ पे लिंक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ ध्यान रखते हो तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फाइन? तो पन्ना नेशनल पार्क तक हमने अब तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ चुके हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़ चुके हैं? 12। और अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के पार्ट थे। ये सारे के सारे 12 के 12 एमएबी प्रोग्राम के पार्ट हैं ये। इसमें से कुछ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आते हैं। वो हमने देख लिया अलग से, है ना? तो अब तक जो हमने पढ़े हैं वो इस लिस्ट के भी पार्ट थे। अब जो 6 हम पढ़ने वाले हैं, वो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व तो हैं, लेकिन वो इस एमएबी के पार्ट नहीं है। ठीक है? इसलिए उनको मैंने अलग से रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के तो पार्ट हैं, जो कि एमएबी के तो पार्ट नहीं है, लेकिन वो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है, जो इंडिया का डेजर्ट है, जिसको थार डेजर्ट भी बोला जाता है। ये थार डेजर्ट राजस्थान में तो है और नीचे की साइड गुजरात है। ठीक है? तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, और गुजरात का भी जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे भी थार डेजर्ट एक्सटेंड होता है। तो इस पूरे थार डेजर्ट का जो रीजन गुजरात में है, यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है? ये बहुत ही बड़ा सॉल्ट मार्श है, मतलब सॉल्ट की पट्टी है बहुत बड़ी, एंड गुजरात के अंदर ये है। इसमें बन्नी ग्रासलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं। बन्नी ग्रासलैंड बेसिकली ग्रासलैंड है, बहुत बड़ा रीजन जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है, बट छोटी-छोटी घासें हैं और बहुत लंबा रीजन है ये, और इसका नाम बन्नी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बन्नी ग्रासलैंड है, वो भी ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। देन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 2 टाइप के डेजर्ट हो जाते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो होता है जहाँ पे जो इक्वेटर के काफ़ी पास है, जहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है, या फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास हो सकता है। कोल्ड डेजर्ट वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है? तो वो डेजर्ट कैसे हो गया? देखो, डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे पानी की कमी हो। जहाँ पे पानी की कमी हो वो डेजर्ट हो गया। अब वो ठंडी जगह भी हो सकती है और गर्म जगह भी हो सकती है। और यूजुअली हिमाचल प्रदेश में तो बहुत जो हाइट है डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स की, हिल रीजन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, तो वो डेजर्ट बन जाएगा। लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर है तो वो ठंडा भी है। तो इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं जिनको मिला के ये बना है। एक तो चंद्रताल, जहाँ पे एक लेक भी है, एक किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फाइनली पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है? इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। ये पूछ लेंगे कि पिन वैली नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है? या ये पूछ सकते हैं कि पिन वैली नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर है? अब क्योंकि आपको पता है कि ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, तो नेचुरली पिन वैली भी हिमाचल प्रदेश में ही होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं। ठीक है? एंड इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती है, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया। स्नो लेपर्ड का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल। फिर एक है तिब्बतन एंथलोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इसका जो स्टेटस था वो एंडेंजर्ड था। ठीक है? बहुत टाइम से एंडेंजर्ड था। इसका दूसरा नाम है चीरू। इस टाइप से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि चीरू किसको बोला जाता है। तो पहले तो इसका स्टेटस एंडेंजर्ड था, 2016 के बाद इसको नियर थ्रेटन्ड डिक्लेयर कर दिया गया। तो एंडेंजर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन पॉपुलेशन कुछ बढ़ गई, तो इसको एंडेंजर्ड तो नहीं बोलेंगे वो, तो उनको सिर्फ नियर थ्रेटन्ड का टारगेट दे दिया चीरू को, जिसको तिब्बतन एंथलोप भी बोला जाता है। देन सिसाशलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे मिलती है, इंडियन जायंट स्क्विरल और स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस जो है उसको नियर थ्रेटन्ड बोला गया है, और इंडियन जायंट स्क्विरल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न्ड। ठीक है? ये आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। स्पीशीज़ और उनका जो आईयूसीएन स्टेटस है, ये आपको प्रीलिम्स के पहले सुबह-सुबह उठ के याद वापस रिवाइज़ करके जाना है इस पूरी लिस्ट को। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि, ठीक है? एंड इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया में इंडियन जायंट स्क्विरल कहाँ मिलती है? और यहाँ पे ना नीचे ऑप्शंस में स्टेट्स दिए होंगे। यहाँ पे लिखा होगा जम्मू एंड कश्मीर, या फिर एक क्वेश्चन लिखा होगा, स्टेट में लिखा होगा कि इंडिया में जो इंडियन जायंट स्क्विरल है, वो सिर्फ राजस्थान और गुजरात में मिलती है। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश के एक बायोस्फीयर रिजर्व में ये मिलती है। मतलब किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मानस नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर आप इस मैप को देखो, तो जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ऊपर की साइड है भूटान और नीचे के साइड है इंडिया। और ये जो पूरा रीजन है,
ये वाला जो पूरा रीजन है, ये मानस नेशनल पार्क का पार्ट है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, वो है रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि भूटान के अंदर है। नीचे वाला जो पार्ट है, वो है मानस नेशनल पार्क, जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है? और देखो यहाँ पे मानस नेशनल पार्क के ईस्ट में, एकदम ईस्टर्न जो उसकी बाउंड्री है, यहाँ से एक रिवर जा रही है जिसका नाम है मानस। और मानस नेशनल पार्क के बीच में से भी एक रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है बेकी। इस रिवर का नाम है बेकी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही छोटा-सा पिग दिखता है मिलता है, जिसका नाम है पिग्मी हॉग। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिग है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। और मानस नेशनल पार्क इकलौता ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे पिग्मी हॉग मिलता है। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, वो है एंडेंजर्ड, ठीक है? नेक्स्ट, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। एक्चुअली दिहांग और दिबांग ना 2 नदियाँ हैं, 2 रिवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्रा पूरा जो रिवर इकोसिस्टम है उसका ये पार्ट है। तो डेफिनेटली इन्हीं के आसपास का जो रीजन है उसको मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। इसके अंदर मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिक्स करके दिहांग दिबांग बनाया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। और यहाँ पे मिशमी टकिन नाम की आपको एक गोट भी देखने को मिलती है। तो प्रीलिम्स में ना स्पीशीज पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, वो ये दे देंगे मिशमी टकिन, आपसे वो पूछेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे लिखा होगा वाइल्ड बफलो, या फिर यहाँ पे लिखा होगा एक बटरफ्लाई, यहाँ पे लिखा होगा एक एक्सोटिक बर्ड, और एक ऑप्शन होगा कि ये वाइल्ड गोट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिशमी नाम से एक ट्राइब भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर आपको ट्राइब का नाम याद है तो आप इजीली इसको लिंक कर सकते हो कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। देन दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये असम के अंदर है। दिब्रू जो एक प्लेस है, ये काफ़ी फेमस है असम के अंदर भी। तो वहाँ पर ये है, जहाँ पे जो पार्क है उसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा और लोहित नदी बहती है, और उसके साउथ में दिब्रू रिवर है। तो अगर आप इन दोनों रिवर्स के बीच में जो एरिया है उसको देखो, तो यहीं पे दिब्रू साहिब नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है। इस मैप पे अगर आप देखो तो जो असम का, ये जो असम का मैप है, तो असम का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो इस टाइप से भी आपको चीज़ों के लिए रेडी रहना है। तो ये थे हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनकी इनका कॉन्सेप्ट, इनका जो बेसिक डिटेल है, फैक्चुअल डिटेल्स, इन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ वेरी गुड डे।